तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस है, सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी का फॉर्म ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की। तो जेंडर में यहाँ पे हमारे पास है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर एक तरीके का हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। हायरार्किकल सोशल डिवीजन मींस डिफरेंट लेवल्स पे प्लेस करना, यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे प्लेस करा है। किसी को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो काफी ऊपर प्लेस करा है, किसी को हम कम प्रायोरिटी देते हैं तो काफी नीचे प्लेस करा है, जो हर जगह प्रेजेंट है लेकिन काफी कम इम्पोर्टेंस दी जाती है जब हम पॉलिटिक्स में इसकी बात करते हैं। तो जेंडर डिवीजन सबको लगता है कि नेचुरल है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जेंडर तो बायोलॉजिकल डिफरेंस पे बेस्ड है ही नहीं। इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब एक पर्टिकुलर थिंकिंग बना लेना किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइडियल वुमेन के लिए क्या परसेप्शंस बना दिए, क्या स्टीरियोटाइप कर लिया है आइडियल वुमेन को। काउच पे बैठते हुए टीवी देख रहे हैं, या तो फैशन इंडस्ट्री में, या घर का काम कर रही हो रही है। यहाँ पे वुमेन को हमने यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप कर लिया है। तो इसी को हम कहते हैं जेंडर या फिर जेंडर डिवीजन। अब हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है अमंग द डिफरेंट जेंडर्स। जेंडर डिवीजन में हम देखते हैं कि अनइक्वल रोल्स असाइन किए जाते हैं सोसाइटी द्वारा फॉर मेन एंड वुमेन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं काफी सारी फैमिलीज में। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें घर के अंदर का काम वुमेन करती है, चाहे वो फिर खुद से करे या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स को रख के करे, और मेन जो है वो घर के बाहर का काम संभालता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास वुमेन जो है वो घर का सारा काम करती है। आपने अपने घर में या फिर कहीं बाहर भी देखा होगा कि सारे काम जो है घर के, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, सारा काम जो है वो घर की फीमेल कर रही है। वाइल जो मेल्स हैं, मेन है, वो घर के बाहर का काम संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन घर का काम नहीं कर सकते, लेकिन एक माइंडसेट बना दिया गया है कि वुमेन ही ये सारा काम कर रहेगी। अब जब इन जॉब्स के लिए पे किया जाता है तो मेन भी इस काम को करते हैं और इसे एज अ प्रोफेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, अच्छे अच्छे जो कुक्स होते हैं, शेफ होते हैं, वो वहाँ पे मेन होते हैं। आपने काफी सारे टेलर्स को देखा होगा, वो भी मेन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वुमेन भी घर के बाहर का काम करती है, ऑफिस में या फील्ड वर्क करती है, लेकिन वुमेन को घर का काम भी साथ साथ में करना पड़ता है। वुमेन हैड टू डू दी डोमेस्टिक लेबर ऑल्सो, क्योंकि उसका जो घर का काम है, जो घर पे वो काम करती है, जो डोमेस्टिक लेबर जो वो करती है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं देता है। तो इस तरीके का सोशल डिवीजन हम देखते हैं लेबर के एरिया में। और इस ये जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर में जो यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया है डिफरेंट जेंडर्स में, इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है, वो हम देखेंगे। तो रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमारे पास है। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट कि जो वुमेन का रोल है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली इन पॉलिटिक्स में, वो काफी ज्यादा कम है काफी सारी सोसाइटीज में। पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ मैन ही पॉलिटिक्स में पार्ट लेता था। धीरे धीरे करके जेंडर इशू को रेज किया गया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम देखते हैं कि रैलीज और काफी सारे प्रोटेस्ट हम देखते हैं फॉर इक्वल राइट्स। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और काफी सारी और रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, ताकि हम वुमेन की जो एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। काफी सारी रेडिकल वुमेन मूवमेंट ने ये भी एम किया कि ये पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और इसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट कैन बी अ मैन और वुमेन, जो वुमेन और मेन यानी कि दोनों जेंडर्स के लिए इक्वालिटी की बात करता है, हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। फिर हम बाद में देखते हैं कि न्यूली डेवलप्ड पॉलिटिकल कंसाइसनेस हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। नाउ हम देखते हैं काफी सारी वुमेन जो है कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और काफी सारी जॉब्स ऐसी कर रही हैं जो पहले वुमेन के लिए सुटेबल नहीं कंसिडर की जाती थी।
इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में आप देखेंगे कि पार्टिसिपेशन वुमेन इन पब्लिक लाइफ में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है या बढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इंडिया में वुमेन का क्या स्टेटस है। इंडिया में अभी भी वुमेन मेन के पीछे है, डिस्पाइट बीइंग द इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिया क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इंडिया में अभी भी वुमेन कुछ तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लिटरेसी रेट और अनपेड वर्क से। लिटरेसी रेट अगर हम देखेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो मेल लिटरेसी रेट थी वो थी 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट अमंग द गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरेंट्स प्रेफर करते हैं अपने मनी और रिसोर्सेज को अपने बॉयज़ पे स्पेंड करना रेदर देन दी फीमेल वन। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फीमेल्स पे स्पेंड करने का कोई भी फायदा नहीं उन्हें मिलता है, कोई आउटपुट नहीं है, तो इसलिए वो अपने बॉयज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उन पे अपने मनी एंड रिसोर्सेज को स्पेंड करते हैं। दूसरा हम देखते हैं अनपेड वर्क्स। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन जो है 1 घंटा ज़्यादा या फिर काफ़ी ज़्यादा काम करती है एवरेज मैन के कंपैरिजन में, लेकिन वो जो काम घर पे कर रही होती है उसके लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस इन वेजेस। हालांकि 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लेके आ चुके थे हम, लेकिन आज भी काफ़ी सारी जो वुमेन वर्कर्स हैं उन्हें कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मेन, भले ही वो दोनों एक ही तरीके के काम कर रही हो। चौथा है हमारे पास चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और 919 गर्ल्स चिल्ड्रन है पर 1000 बॉयज। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा है, यानी कि हम जो फीमेल चाइल्ड है उनको अबॉर्शन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे पार्ट्स में पेरेंट्स अपने सन्स को प्रेफर करती है एंड फाइंड वेज टू हैव अ गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। इसके बाद हम देखते हैं कि वुमेन का जो वायलेंस है, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इन द सोसाइटी। इंडिया में हम देखते हैं काफ़ी सारे हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस और वायलेंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वुमेन इवन अपने घर में भी सेफ नहीं है अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पे हम ये जो पोस्टर है वो देख रहे हैं कि साउथ एशिया रीजनल कैंपेन, यहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन मिसिंग है क्योंकि इनके साथ वायलेंस हुआ है। तो इन तरीके के चीज़ों से हमें लगता है कि सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो कैसे सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी का फॉर्म ले रहे हैं इन जेंडर के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे वुमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। फेमिनिस्ट मूवमेंट सजेस्ट करती है कि जब तक वुमेन को पावर नहीं दी जाएगी उनकी प्रॉब्लम्स को अटेंशन नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वुमेन को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा। वुमेन नीडेड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया में हम देखते हैं जो वुमेन है उनका प्रपोर्शन लेजिस्लेचर में काफ़ी ज़्यादा कम है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोक सभा has crossed 12% of its total strength in 2014 for the first time। 2014 में पहली बार उसने अपने 12% का जो एवरेज आता था कि वुमेन कितनी है लोकसभा में उसको क्रॉस किया था। वो भी कितना, सिर्फ 12% क्रॉस करके आगे गई थी। वुमेन्स के शेयर जो स्टेट असेंबली है उनमें तो 5% से भी कम है। इस तरीके से हमें लगता है कि इंडिया काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका और अमेरिका से इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इवन व्हेन, हालांकि हमारी जो वुमेन है प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स भी बनती है, लेकिन जो कैबिनेट्स है उसमें हम देखते हैं दैट इज लार्जली डोमिनेटेड बाय द मेन। वहाँ पे ज़्यादातर मेन है।
इंडिया में जो ये रिजर्वेशन है 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इसने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके रिजल्ट के स्वरूप हमारे पास हम देखते हैं कि 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हम देखते हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में। अब इतने अच्छे रिजल्ट की वजह से काफ़ी सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट जो है सेम तरीके का रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबली में डिमांड कर रही है। अब अपर हाउस ने यानी कि राज्यसभा ने तो ये कब का बिल पास कर चुके हैं, वो 9 मार्च 2010 को ये पास कर चुके हैं, लेकिन लोअर हाउस जो लोकसभा है उसमें अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसको सबकी मतें चाहिए ना किसी भी बिल को पास होने के लिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा जेंडर डिवीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जेंडर डिवीजन एक अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द डिसएडवांटेजेस ग्रुप गेट बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन एक पॉलिटिकल इशू बनता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया वुमेन के बारे में, जेंडर के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरे तरीके की सोशल डिफरेंस रिलीजन को। तो इसमें हम देखेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अनलाइक द जेंडर डिवीजन, रिलीजियस डिवीजन उतना ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी हम देखते हैं धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के पास फॉलोअर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के। अनलाइक द जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस किया जा चुका है पॉलिटिक्स की फील्ड में। देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स विच इन्वॉल्व द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहला है कि गांधी जी बिलीव करते थे कि पॉलिटिक्स जो है उसको गाइड होना चाहिए, दैट मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। इससे उनका मतलब ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करे, इसका मतलब था कि हर एक रिलीजन से डिफरेंट डिफरेंट जो मोरल वैल्यूज और जो एथिक्स हैं उनको हम लेके आए और पॉलिटिक्स में उनको इम्प्लाई करें। दूसरा पॉइंट है, काफ़ी सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स ये डिमांड करते हैं कि स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि उनको लगता है कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनल रायोट्स होते हैं उनके जो विक्टिम्स होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। तीसरा पॉइंट है, काफ़ी सारी वुमेन्स मूवमेंट भी ये डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट को फैमिली लॉज चेंज करने चाहिए सभी रिलीजन्स के जिनमें भी वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सबके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उनकी नीड्स क्या है उनकी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अब ऐसा तभी हो पाएगा जब आइडियाज, आइडियल्स और वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लेके पॉलिटिक्स में इम्प्लाई किया जाएगा और उसका एक इफेक्टिव रोल हमारे पास सामने आ पाएगा। पॉलिटिकल एक्ट्स तब तक गलत नहीं है जब तक वो हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो ट्राई करती है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, नो मैटर व्हाट अदर कम्युनिटी का क्या होगा। ये जो प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब एक रिलीजन को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स में कि वो पार्टीशन का फॉर्म ले लेता है। दूसरा, एक रिलीजन और उसके फॉलोअर्स को स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू द अदर रिलीजन। तीसरा, ये तब भी होता है जब एक ही रिलीजन के बिलीफ्स को सुपीरियर प्रेजेंट किया जाता है। चौथा, जब एक ही रिलीजन के डिमांड्स को सुना जाता है और दूसरे जो रिलीजन है उनको हम अपोजिशन कंसिडर कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, स्टेट पावर का यूज किया जाता है डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ओवर द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। अब रिलीजन को इस तरीके से पॉलिटिक्स में यूज करना कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाता है। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Social community का principal base ही religion है। Communalism involves the following points. ये सारे points जो हैं वो communalism के अंदर आते हैं। सबसे पहला है फॉलोवर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो फॉलोवर्स है एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। दूसरा हमारे पास है जो पर्टिकुलर रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट यानी कि फंडामेंटल डिमांड सेम होनी चाहिए।
तीसरा यहाँ पे हमारे पास है, अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में डिफरेंस आ रहा है उनके फॉलोवर्स में तो वो इररेलेवेंट है। चौथा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है, जो लोग डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो कभी भी एक सेम सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है, इफ द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अगर डिफरेंट रिलीजन के फॉलोवर्स में अगर कोई भी कॉमनैलिटीज भी है तो फिर वो इममटीरियल है, सुपरफिशियस है, वो उनको कोई भी रिगार्ड नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल इलॉजिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा मानते हैं। जो ये कॉम्युनलिज्म है जिसके अंदर ये आता है, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, उनके जो इंटरेस्ट है वो तो डिफरेंट होने चाहिए। और अगर वो काफी बार अगर डिफरेंट हो भी जाते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। अगर कम्युनलिज्म की हम एक्सट्रीम फॉर्म की बात करें तो इट लेड्स टू द पीपल बिलीविंग दैट अगर जो ये लोग हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो कभी भी एक इक्वल सिटीजन के तौर पे रह ही नहीं सकते एक नेशन के अंदर। या तो यहाँ पे डोमिनेशन स्टैब्लिश किया जाएगा एक रिलीजियस कम्युनिटी द्वारा, या फिर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेशंस बनाने होंगे। देर आर, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत तरीके की वॉइसेस हो सकती, बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं और ये उनका अधिकार है कि उनकी बातें भी सुनी जा सके। तो कम्युनलिज्म कभी भी सही साबित नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। So now communalism can take various forms in politics which are as follows. नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कम्युनलिज्म का वो है एवरेज बिलीफ। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आता है रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, परसेप्शन या स्टीरियोटाइप जो हम पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति बना देते हैं, एंड बिलीव्स इन द सुपीरियोरिटी कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के सुपीरियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कम्युनल माइंड का यहाँ पे हो सकता है कि वो डोमिनेशन को स्टैब्लिश करना चाहता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के, या फिर डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता है रिलीजियस कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस लेंगे, मेजॉरिटेरियन स्टेप्स जैसे हमने श्रीलंका में देखे थे। एंड फॉर माइनॉरिटी हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, माइनॉरिटी के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट होनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करें और माइनॉरिटी के लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हम बना लें। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। हम देखते हैं काफी बार पॉलिटिक्स में जब हम रिलीजन को देखते हैं तो लोग पार्टियां बदलते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही प्रमोट करती है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रिलीजियस लीडर्स यूज करते हैं और इमोशनल अपील करते हैं लोगों से, ताकि एक रिलीजन के फॉलोवर्स को एक ही यूनिट में लेके आ सके। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वोटर्स से भी रिलीजन के नाम पे वोट्स डिमांड किए जाते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि कभी कभार कम्युनलिज्म अपना वर्स्ट फॉर्म ले लेता है जब कम्युनल वायलेंस होते हैं, दंगे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान ने काफी ज्यादा कम्युनल रायोट्स को सफर किया है पार्टीशन के टाइम पे, क्योंकि पार्टीशन कम्युनलिज्म के बेसिस पे हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे दो देशों को बांटा गया था। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन, अब बाद में भी हम इंडिपेंडेंस के बाद भी हम काफी ज्यादा कम्युनल वायलेंस हम देख सकते हैं। अब कम्युनलिज्म का सॉल्यूशन है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म इज द वेरी मच फाउंडेशन बेस ऑफ आवर कंट्री। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द सेक्युलर स्टेट प्रोवाइड्स रिलीजियस इक्वालिटी एंड इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन, सभी रिलीजन को ये इक्वली ट्रीट करता है। हमारे जो मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पहले से ही पता था कि कम्युनलिज्म जैसा चैलेंज आ सकता है हमारी कंट्री पे, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि वो हमारी कंट्री को एक सेक्युलर स्टेट बना पाए। इट्स प्रोविजन आर नंबर 1, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट का। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा था, वहां तो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। दूसरा, सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पे फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करें,
उसको प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे और प्रोपेगेट करे। और तीसरा हम देखते हैं ये रिलीजियस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथा पॉइंट है ये अलाउ करता है स्टेट को इंटरवेन करने में रिलीजियस मैटर्स में ताकि इक्वालिटी बनाई जा सके रिलीजियस कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें अनटचेबिलिटी को, स्टेट ने इसको बैन कर लिया गया था, जबकि ये जो अनटचेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का मैटर है, लेकिन फिर भी स्टेट पे इतनी पावर हमने दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी कि ये उस मैटर में घुस सके और ये अगर खराब है, गलत है तो इसको बैन कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीट है प्रॉपर सेक्युलरिज्म को दिखाया गया है। यहाँ पे ओम बनाया गया है, क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, हिंदुज्म का सिंबल है, यहाँ पे सिखिज्म का सिंबल है, इस्लामिक सिंबल यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेक्युलरिज्म कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। सेक्युलरिज्म जो है हमारी कंट्री का फाउंडेशन है। कम्युनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनलिज्म केवल एक तरीके के लोगों के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडिया के लिए एक थ्रेट है। कम्युनलिज्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड ओनली विद a secular constitution। कम्युनल प्रेजुडाइज और जो ये प्रोपेगेंडा है उसको हम एवरीडे लाइफ में इसको ना काउंटर करने की जरूरत होती है। तो रिलीजन और कम्युनलिज्म को देखने के बाद हम बात करेंगे अब अनदर टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस विच इज कास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ओवर कास्ट डिवीजन। अब कास्ट डिवीजन पे जो पॉलिटिक्स है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज को। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। कास्ट सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, सैंक्शन बाय द रिचुअल्स। कास्ट सिस्टम बहुत हायरार्किकल भी है मतलब डिफरेंट लेवल्स पे भी प्लेस है, और सेगमेंट भी है मतलब बटा हुआ भी है। इस सिस्टम में सभी जो मेंबर्स हैं सेम कास्ट के वो एक ही सोशल कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं और डिफरेंट कास्ट के लोगों को अलग जो कस्टम्स और रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने नहीं दिए जा सकते हैं। पीपल हैड टू ऑफ सिमिलर, और लोगों को एक ही तरीके के ऑक्यूपेशंस और एक ही कास्ट में शादी करनी, मैरिज करना होता है। दे वर नॉट अलाउड टू ईट विद अदर कास्ट मेंबर्स, उनको अलाउ नहीं होता है दूसरे कास्ट के लोगों के साथ खाना खाने के लिए। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, कास्ट सिस्टम जो पहले फॉलो किया जाता था वो एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था ऑफ द आउटकास्ट ग्रुप्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास है अनटचेबिलिटी। तो अभी हमने अनटचेबिलिटी की बात करी थी। तो अनटचेबिलिटी इट इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो बैकवर्ड और लोअर कास्ट पीपल है उन्हें आउटकास्ट पीपल ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाता मिंगल अप यानी कि मिक्सअप करने के लिए सो कॉल्ड अपर कास्ट के बीच में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कास्ट इनइक्वालिटी का वो अनटचेबिलिटी ही है। काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर ने इसको खत्म करने के लिए, इसको एंड अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है फॉर द रिमूवल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। अब इन्हीं के एफर्ट्स के कारण काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स हम देखते हैं, काफी सारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हम देखते हैं कास्ट और कास्ट सिस्टम में इंडिया में। जो अब मॉडर्न इंडिया में काफी जो चेंजेस आए हैं वो इन्हीं लोगों के कारण है, जिसकी वजह से हमने जो ओल्ड नोशंस थे कास्टिज्म को उसको ब्रेक कर पाए हैं। अब क्योंकि काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, लिटरेसी रेट और एजुकेशन में ग्रोथ हुआ है, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हम देखते हैं, एंड द बिगिनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। ओल्ड नोशन जो था कास्ट हायरार्की का वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पूरा एंड होने के खत्म हो रहा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड लेड द फाउंडेशन पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम में जो इनजस्टिस लोअर कास्ट पीपल्स के साथ होता था, उन्हें आउटकास्ट पीपल कंसिडर किया जाता था, उसको खत्म करने के लिए फाउंडेशन जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है वो इस पे बात करती है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी
कुछ ओल्डर एस्पेक्ट हैं कास्ट के वो अभी भी मॉडर्न इंडिया में है। इवन नाउ काफी सारे जो लोग हैं वो अपनी ही कास्ट या अपनी ही ट्राइब के लोगों के साथ में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीटली एंड नहीं हुई है, भले ही ये धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। ओल्ड नोशन ऑफ द कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, लेकिन अभी भी अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एंड नहीं हुई है। अब हम देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट को। तो सबसे पहला है जब भी कैंडिडेट को चूज किया जाता है एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा, वो उस इलेक्टोरेट का कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप या पर्टिकुलर कास्ट से डोमिनेट है एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे वो भी उस पर्टिकुलर कास्ट का ही रखेंगे। दूसरा है व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव। वो पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो डिफरेंट कास्ट का है उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तीसरा, जब कैंपेन कर रही होती हैं पार्टीज तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ट्राई करती हैं कि अपनी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, अपनी खुद की कम्युनिटी से ज़्यादा सपोर्ट वो गेन कर सके। चौथा है काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पर्टिकुलर कास्ट को ही फेवर करती है और ऐसा लगता है कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चार जो है नेगेटिव एस्पेक्ट हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, जो ये कास्ट है, कास्ट इन पॉलिटिक्स के। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहला है ये जो यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है वन पर्सन इक्वल्स टू वन वोट, कंपेल करती है हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करे हर एक पर्टिकुलर कास्ट का। अब हम पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में केवल एक कास्ट के लोग नहीं है। वहाँ पे हम देखते हैं जब उन्हें मेजोरिटी बनानी होती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग आते हैं। एवरी पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। तीसरा पॉइंट है कोई भी पार्टी जो है, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स, कोई भी पार्टी और सभी वोटर्स की जो वोट्स हैं उनको नहीं जीतती है। एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं देखते हैं हम कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। जब व्हेन पीपल थिंक अ पर्टिकुलर कास्ट इज देयर vote bank, it means a large proportion of the voters from the caste vote for that party. चौथा पॉइंट है काफी सारी पार्टीज जो है वो कैंडिडेट्स रखती हैं सेम कास्ट के। कुछ वोटर्स जो हैं उनके पास मोर देन वन ऑप्शन होता है कि अपने पर्टिकुलर कास्ट के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हो रहे हैं तो हम किसको वोट करें। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कुछ वोटर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका कास्ट का पर्टिकुलर कैंडिडेट नहीं होता है, तो उन्हें जो दूसरी कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं से ही चूज करना होता है। इट इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल कास्ट हैव सेम इम्पोर्टेंस, हैव सम इम्पोर्टेंस। फिफ्थ पॉइंट है जो रूलिंग पार्टी है एंड और जो यहाँ पर सिटिंग एमपी या फिर हमारा जो प्रेजेंट एमपी या एमएलए है फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री, काफी बार कंट्री में इलेक्शन लूज करता है। दिस कुड नॉट हैव हैपेंड अगर सभी कास्ट और कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमारे नेगेटिव में क्या आते हैं, सबसे पहले नेगेटिव में यहाँ पे आता है हमारे पास कि ये जो है पर्टिकुलर इलेक्टोरेट का ध्यान रखते हैं। दूसरा पर्टिकुलर कैंडिडेट का ध्यान रखते हैं। तीसरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं। तीसरा यहाँ पे हमारे पास है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिससे वो बिलोंग करता है उसी का सपोर्ट हासिल करना चाहता है। चौथा, एक पर्टिकुलर कास्ट को ही प्रमोट करती हैं कुछ पार्टीज। अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ने मेन रोल प्ले करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि एक ही कास्ट के लोग नहीं है, पार्लियामेंट में अगर मेजोरिटी लानी है तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होंगे। तीसरा, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, कोई भी पार्टी सारे के सारे वोट्स एक ही वोटर्स एक ही कास्ट के वोटर्स से नहीं जीतती है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के वोटर्स होते हैं जो उन्हें वोट करते हैं। चौथा,
काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स रखती हैं सेम कास्ट से, मतलब जैसे हमने देखा होगा एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट के लिए पर्टिकुलर कास्ट के लोग काफ़ी जैसे दो पार्टीज हैं, उसने एक पार्टी ने अपने एक पर्टिकुलर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम कह सकते हैं कैंडिडेट रख दिया, तो दूसरी पार्टी ने भी उसी कास्ट से कैंडिडेट रख दिया। तो यहाँ पर कई सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम जो वोटर्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपने कास्ट के लोगों को ही वोट दें, और जो जिनके पास ऑप्शन होता भी है उनके पास तो दो दो ऑप्शन होते हैं। चौथा यहाँ पे है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ ये तो हम मैंने बात कर ली। पांचवा पॉइंट है जो रूलिंग पार्टी या सिटिंग एमपी और एमएलए है वो काफी बार इलेक्शन को लूज करता है हमारी कंट्री में। तो ये हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी हमने दो बार डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स एंड कास्ट को। अब यहाँ पे है देयर इज अ नॉट वन वे रिलेशन, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में एक तरीके का रिलेशन नहीं है। जैसे कि कास्टिज्म पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है और कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग इनटू अ पॉलिटिकल एरेना। Thus, it is not politics that gets caste ridden, but यहाँ पे जो कास्ट है वो पॉलिटिसाइज होती है एंड इट में टेक्स अ सेवरल फॉर्म। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है हर एक कास्ट ग्रुप ट्राई करता है कि वो और भी ज्यादा बड़ा हो पाए। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब इंक्लूडिंग दूसरे अदर सबकास्टेस को भी इंक्लूड करके। दूसरा पॉइंट है वेरियस सबकास्ट आर रिक्वायर्ड टू एंटर एन अलायंस। काफी सारी कास्ट ग्रुप्स जो हैं उनको एक अलायंस बनाना पड़ता है विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। तीसरा पॉइंट है न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप, नई तरीके के कास्ट ग्रुप जैसे कि बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप है वो साथ में आई है, हैव कम अप इन द पॉलिटिकल फील्ड। वो पॉलिटिकल फील्ड में काफी आगे आई हैं, काफी बार उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।